साल 2003 में चोरों के एक गिरोह ने एक ऐसी तिजोरी को निशाना बनाया था जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा डायमंड्स रखे गए थे। ये तिजोरी बेल्जियम के एक छोटे से इलाके में थी जिसे डायमंड कैपिटल कहा जाता था। ये जगह भले ही आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दुनिया के लगभग 80% डायमंड्स यहीं से होकर गुजरते थे। इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए एक अलग तरह की पुलिस फोर्स बनाई गई थी जिसे डायमंड पुलिस कहा जाता था। जिस तिजोरी में करोड़ों के हीरे रखे गए थे वह दुनिया की सबसे जटिल सुरक्षा वाली तिजोरियों में से एक मानी जाती थी। इसमें सुरक्षा की कुल 10 परतें थीं, लेकिन एक इंसान था जिसने ठान लिया था कि वह इन सारी परतों को पार करेगा, और उसने कर दिखाया। उसने अपने जैसे 4 और लोगों को इस काम के लिए चुना। हर किसी के पास कोई ना कोई खास स्किल थी। उन्होंने 2 साल तक प्लानिंग और तैयारी की। इसके बाद उन्होंने मिशन को अंजाम दिया और करीब $100 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए के डायमंड्स चोरी कर ली। ये चोरी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी डायमंड चोरी मानी जाती है। ये पूरी घटना बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुई थी, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया डायमंड कैपिटल के नाम से जानती थी। इस शहर के अंदर एक छोटा सा इलाका था जिसे डायमंड एरिया कहा जाता था। सोचिए, इस छोटे से इलाके से हर साल करीब $35 अरब के डायमंड्स गुजरते थे। यह इलाका पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी जोन था। इस जगह की निगरानी के लिए बेल्जियम सरकार ने एक खास पुलिस डिपार्टमेंट बनाया था जिसे डायमंड पुलिस कहा जाता था। इसी इलाके के अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो पूरे डायमंड एरिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। इस बिल्डिंग के सामने सिर्फ एक सड़क थी और उस सड़क के दोनों सिरों पर ऑटोमेटिक बैरियर लगे हुए थे ताकि बिना इजाजत कोई गाड़ी अंदर न जा सके। यहाँ का माहौल इतना सिक्योर था कि लोग अपने सूटकेस को चेन से अपने हाथों में बांध कर चलते थे। इस इलाके में वही लोग आ जा सकते थे जो या तो डायमंड डीलर होते थे या फिर बड़े खरीदार। इस मुख्य बिल्डिंग का नाम था एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। यही वह इमारत थी जो पूरे इलाके की सबसे अहम जगह मानी जाती थी। दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनियों के ऑफिस इसी बिल्डिंग में मौजूद थे। यहाँ हर कंपनी का अपना अपना दफ्तर था। अगर किसी कंपनी का कोई भी कर्मचारी इस बिल्डिंग में एंट्री लेना चाहता था तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होना ज़रूरी होता था। उस कार्ड को स्कैन करने पर कंप्यूटर उस शख्स का नाम और एंट्री का टाइम रिकॉर्ड करता था। जब वह बाहर निकलता था तब भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। बाहर से यह बिल्डिंग पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहती थी। हर कोना कैमरे की नज़र में होता था। और ये तो सिर्फ बाहर की बात थी, अंदर भी दर्जनों कैमरे लगे हुए थे जो हर मूवमेंट रिकॉर्ड करते थे। सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त इन कैमरों पर नज़र रख रहे होते थे ताकि कोई भी गड़बड़ तुरंत पकड़ में आ जाए। लेकिन असली रहस्य बिल्डिंग के अंदर नहीं, नीचे छिपा था। इस बिल्डिंग के दूसरे अंडरग्राउंड फ्लोर पर, यानी ज़मीन से 2 मंजिल नीचे, वो तिजोरी मौजूद थी जिसे उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सिक्योर डायमंड तिजोरी माना जाता था। यहाँ डायमंड्स को ऐसे ही कहीं नहीं फेंक दिया गया था। हर डायमंड एक खास लॉकर में रखा जाता था और ये लॉकर डायमंड मर्चेंट्स के नाम से रजिस्टर्ड होते थे। हर लॉकर की अपनी एक यूनिक चाबी होती थी। कोई भी मर्चेंट अपना सामान यहाँ स्टोर करता था और निश्चिंत रहता था कि उसका माल पूरी तरह सेफ है, क्योंकि उस वक्त ये तिजोरी अभेद्य मानी जाती थी। मतलब इसमें घुस पाना नामुमकिन समझा जाता था। इस तिजोरी की सिक्योरिटी 10 परतों से बनी हुई थी और इसे इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा जाता था। पहली परत थी इसका भारी भरकम लोहे का दरवाज़ा। इसका वजन करीब 3 टन था और मोटाई लगभग 30 सेंटीमीटर। इंजीनियरों का मानना था कि अगर कोई इस दरवाजे को तोड़ना चाहे तो उसे कम से कम 12 घंटे तक हाई पावर ड्रिल मशीन से लगातार खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी देर में तो अलार्म बजना तय था, क्योंकि दरवाजे के नीचे वाइब्रेशन सेंसर लगे हुए थे। जैसे ही कोई हलचल होती अलार्म तुरंत एक्टिव हो जाता। इसके अलावा दरवाजे में एक कोड वाला लॉक भी होता था जिसमें 4 अंकों का पासकोड डालना पड़ता था। हर अंक 0 से 99 के बीच हो सकता था, यानी लाखों में एक कॉम्बिनेशन। ये पासकोड अंदाजे से निकालना करीब करीब नामुमकिन था, और अगर कोड सही ना डाला जाए तो लॉकर की चाबी दरवाजे के अंदर जाती ही नहीं थी। हाँ, इस तिजोरी की एक खास चाबी भी होती थी, करीब 30 सेंटीमीटर लंबी और उतनी ही भारी। यह दरवाज़ा तभी खुलता था जब पासकोड और चाबी दोनों एकदम सही होते। लेकिन सिक्योरिटी यहीं ख़त्म नहीं होती थी। दरवाजे के ऊपर कोने में एक मैग्नेटिक सेंसर भी लगा हुआ था। अगर दरवाज़ा खुलता और उसमें लगी 2 मेटल प्लेट्स आपस में अलग हो जाती तो अलार्म अपने आप बज उठता था। इसका मतलब ये था कि अगर किसी के पास सही कोड और चाबी दोनों भी हों, फिर भी जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा अलार्म खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। ये सब तो सिर्फ उस लोहे के दरवाजे की सुरक्षा थी। असली खतरे तिजोरी के अंदर छिपे थे।
तिजोरी के अंदर छत पर एक लाइट सेंसर लगा था। दीवार पर एक डिवाइस टंगी थी जिसमें हीट सेंसर और मोशन सेंसर दोनों मौजूद थे। यानी अगर कोई अंदर दाखिल हो भी गया और अलार्म नहीं भी बजा तब भी ये सेंसर उसकी मौजूदगी पकड़ लेते थे। इसके अलावा तिजोरी के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे और इनकी लाइव मॉनिटरिंग सिक्योरिटी गार्ड्स करते थे। अब सोचिए, अगर मान भी लिया जाए कि कोई इन सारी सुरक्षा परतों को पार कर ले तब भी वो डायमंड्स तक सीधे नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि सारे डायमंड्स अलग अलग लॉकर्स में रखे होते थे और हर लॉकर पर एक मजबूत ताला लगा होता था जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता था। तो सवाल ये है, आखिर कौन था वो इंसान जो इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी के बावजूद इस तिजोरी को लूटने का सोच सकता था? उसका नाम था लियोनार्डो नोटार बार्तोलो। वो इटली का रहने वाला था। लियोनार्डो की सबसे बड़ी खासियत थी लोगों को अपनी बातों में उलझा देना। उसका चेहरा, उसका अंदाज और उसकी बातें सब कुछ इतना भरोसेमंद लगता था कि सामने वाला धोखा खा जाए। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक चोर हो सकता है। वो सामने वाले को इतना आराम और भरोसा देता था कि लोग उसके सामने अपने गार्ड्स डाउन कर देते थे और जैसे ही कोई ढीला पड़ता लियोनार्डो चाल चलता। उसने एक बार कहा था, मैं पैदा ही चोर बनने के लिए हुआ हूं। और उसने ये बात मजाक में नहीं कही थी, क्योंकि जब वो सिर्फ 19 साल का था तब उसने पहली चोरी की थी, और वो भी कोई आम चोरी नहीं बल्कि महंगी स्पोर्ट्स कारें चुराने लगा था। यहीं से उसकी शुरुआत हुई। कुछ सालों बाद उसने कारों को छोड़ दिया और डायमंड्स चुराने में दिलचस्पी लेने लगा, क्योंकि उसे लगा कि इसमें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सफाई और कम रिस्क है। डायमंड्स हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, आसानी से छुपाए जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही उन्हें ट्रैक करना भी उतना आसान नहीं होता था। डायमंड चोरी की शुरुआत से ही लियोनार्डो को गहनों के लिए एक अलग ही लगाव था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसके पास इस फील्ड का एक खास टैलेंट है। वो बेहद खूबसूरत और बारीक डिज़ाइन वाली ज्वेलरी बना सकता था। इसी वजह से उसने कुछ ज्वेलरी शॉप्स खोलने का फैसला लिया और उसे इस काम में मज़ा भी आने लगा। धीरे धीरे उसके पास एक ऐसा नेटवर्क बन गया जिसमें लीगल और इलीगल दोनों तरह के लोग शामिल थे, और इसी नेटवर्क की मदद से वो चोरी किए गए डायमंड्स को ब्लैक मार्केट में बेच पाता था। लेकिन एक दिन लियोनार्डो की अपनी ही एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई और इस घटना में उसे बड़ा नुकसान हुआ। वो काफ़ी निराश हो गया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। यहीं से उसकी सोच ने एक नई दिशा पकड़ी। शायद यही वो पल था जब उसके दिमाग में बेल्जियम के वर्ल्ड डायमंड सेंटर को लूटने का आइडिया आया, क्योंकि अगर वो इस सेंटर को लूट पाता तो सिर्फ पैसे ही नहीं मिलते, बल्कि उसका नाम इतिहास में एक महान चोर के तौर पर लिखा जाता। बस यही ख्याल उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गया और इसी जोश ने उसे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया। लेकिन लियोनार्डो कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बस यूं ही कहीं घुस जाए। वो हर काम में सालों की प्लानिंग, हर छोटी बड़ी जानकारी और हर मूवमेंट पर फोकस करता था। तो सबसे पहले उसने एक बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया। वो खुद एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर गया और वहां जाकर कहा कि वो एक डायमंड डीलर है और उसे बिल्डिंग में एक ऑफिस किराए पर चाहिए। और सच कहें तो वो झूठ भी नहीं बोल रहा था, वो सच में डायमंड व्यापारी था और उसकी ज्वेलरी शॉप्स भी थीं। बिल्डिंग मैनेजर, जो एक महिला थी, को उस पर कोई शक नहीं हुआ। उसने बिना ज़्यादा सवाल किए लियोनार्डो को एक ऑफिस किराए पर दे दिया। अब लियोनार्डो के पास वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड था जिससे वो जब चाहे तब बिल्डिंग में आ जा सकता था। चाहे दिन हो या रात, उसे कोई रोक नहीं सकता था। ये सब हुआ था साल 2000 में, यानी उस बड़ी चोरी से 3 साल पहले। अब ज़रा सोचिए, लियोनार्डो ने पूरे 3 साल तक इस ऑपरेशन की प्लानिंग और तैयारी की, और जब वो बिल्डिंग का ऑफिशियल टेनेंट बन गया तो उसे एक और बड़ी छूट मिल गई। वो अब उस तिजोरी में सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी किराए पर ले सकता था। जैसे ही लियोनार्डो ने एक बॉक्स लिया, उसे तिजोरी तक जाने का पूरा हक मिल गया था। जो भी व्यक्ति वहां सेफ किराए पर लेता था, उसे अंडरग्राउंड फ्लोर तक जाने की इजाज़त मिलती थी। उसे बस सिक्योरिटी कैमरों पर नज़र रख रहे गार्ड को अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिखाना होता था और गार्ड उसे बिना सवाल किए अंदर जाने देता था। इस बड़ी तिजोरी का मुख्य दरवाज़ा आम तौर पर ऑफिस के कामकाजी घंटों में खुला रहता था, लेकिन उसके अंदर एक और छोटा दरवाज़ा था जिसे डे डोर कहा जाता था। टेनेंट्स, यानी जिन लोगों ने वहाँ सेफ बॉक्स किराए पर लिए होते थे, वो जब अंदर आते या बाहर जाते तो इसी डे डोर का इस्तेमाल करते थे। इसका मकसद ये था कि हर बार उस भारी दरवाजे को न खोलना पड़े, इसलिए दिन भर बड़ा दरवाज़ा खुला रहता था
और टेनेंट्स अंदर बाहर इसी छोटे दरवाजे से मूव करते थे। जिसके पास सेफ बॉक्स होता था वो सीधे तिजोरी के अंदर जा सकता था, अपनी चाबी से बॉक्स खोलता और जो चाहे करता। साथ ही अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों से उस पर नजर रखी जाती थी। तिजोरी के बाहर भी एक हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मौजूद रहता था, लेकिन हर टेनेंट को पूरी प्राइवेसी दी जाती थी, यानी उसके साथ कोई अंदर नहीं जाता था। लियोनार्डो भी जब जब तिजोरी के अंदर जाता वो सिर्फ अपने बॉक्स तक नहीं जाता था, वो हर बार अंदर के सिक्योरिटी सिस्टम का गहराई से निरीक्षण करता था। उसने एक खास बैग तैयार किया था जिसके अंदर एक छोटी सी छुपी हुई कैमरा लगी थी। कैमरा बैग की जिप के पास इस तरह फिट किया गया था कि किसी को शक न हो। यह कैमरा हर बार तिजोरी के अंदर की रिकॉर्डिंग करता था। हर कोना, हर सेंसर, हर कैमरा और सभी सिक्योरिटी डिवाइसेस धीरे धीरे वीडियो में कैद होते रहे। लियोनार्डो ने ऐसे दौरे कई बार किए और हर बार वो कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर वापस लौटता, लेकिन उसने तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि उसके पास हर ज़रूरी जानकारी है। टीम बनाना उसने तभी शुरू किया जब वो पूरी प्लानिंग और हर डिटेल को क्लियर कर चुका था। ये सब शुरू हुआ 2002 की गर्मियों में, यानी चोरी की घटना से करीब 8 महीने पहले। टीम बनाने के लिए लियोनार्डो वापस गया अपने पुराने शहर ट्यून, जो इटली का एक मशहूर शहर था। इस शहर को चोरों का शहर कहा जाता था क्योंकि यहाँ कई कुख्यात चोर और आपराधिक गैंग्स के सदस्य पैदा हुए थे। ये लोग किसी संगठित गैंग की तरह रेगुलर साथ काम नहीं करते थे, लेकिन जब भी कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन सामने आता जिसमें अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर टीम बना लेते थे। हर मेंबर के पास कोई ना कोई खास हुनर होता था और उसी स्किल के आधार पर एक दूसरे की मदद की जाती थी। लियोनार्डो ने सबसे पहले जिस शख्स से संपर्क किया उसका नाम था फर्नांडो फेनिटो, जिसे सब द मॉन्स्टर के नाम से जानते थे। वैसे इस गैंग के हर मेंबर का एक कोड नेम होता था और ये नाम उसकी खासियत या रोल के मुताबिक रखा जाता था। द मॉन्स्टर नाम से ही साफ है, वो बेहद ताकतवर था, इसलिए उसका काम था ऐसा हर टास्क जिसमें मसल पावर या फिजिकल फोर्स की ज़रूरत पड़े। लियोनार्डो को उसे मनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे ही उसने फर्नांडो को बताया कि तिजोरी में सैकड़ों करोड़ के डायमंड्स रखे हैं, उसने फौरन हाँ कह दी। लेकिन इतनी भारी सिक्योरिटी को पार करने के लिए सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं थी, इसमें दिमाग, टेक्निकल स्किल और बारीक प्लानिंग भी चाहिए थी। यहीं आता है टीम का दूसरा मेंबर इलियो डेनोरो, जिसे सब द जीनियस कहते थे। उसका काम था इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हैक करना। यह स्किल उसने अपने प्रोफेशन से सीखी थी। असल में उसकी खुद की एक कंपनी थी जो सिक्योरिटी और सर्विलांस इक्विपमेंट्स बनाती और सप्लाई करती थी, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी समझ थी और इस मिशन के लिए वो एकदम परफेक्ट आदमी था। अब लियोनार्डो के पास 2 सबसे ज़रूरी स्किल्स आ चुकी थी, एक ताकत के लिए और एक टेक्निकल हैकिंग के लिए। लेकिन अब भी कुछ सिक्योरिटी लेयर्स ऐसी थीं जिनका कोई हल नहीं मिला था। लियोनार्डो उन्हें लेकर लगातार सोच रहा था कि कैसे पार किया जाए। इसी वजह से वो हर महीने कम से कम एक बार एंटवर्प यानी डायमंड कैपिटल ज़रूर जाया करता था। तिजोरी हर सुबह 7 बजे खोली जाती थी, लेकिन लियोनार्डो एक ऑफिस टेनेंट होने के नाते कभी भी बिल्डिंग में आ जा सकता था। कई बार वो सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच जाता था और फिर गार्ड्स के आने और तिजोरी खोलने का इंतज़ार करता। वो अक्सर कोई बहाना बनाता, जैसे कहता कि उसे कुछ ज़रूरी काम है या बॉक्स में से कुछ निकालना है, ताकि वो तिजोरी खुलते हुए खुद अपनी आंखों से देख सके। गार्ड्स ने भले ही उसे कोड नहीं देखने दिया, लेकिन उसने वो 30 सेंटीमीटर लंबी खास चाबी ज़रूर देख ली थी जो तिजोरी में लगती थी। अब लियोनार्डो को उस चाबी की एक हूबहू कॉपी बनानी थी और यही इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल टास्क बन गया। इसी पॉइंट पर टीम का चौथा सदस्य सामने आया, द किंग ऑफ द कीज। उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, न उसका असली नाम न चेहरा। वो एक मास्टर की मेकिंग एक्सपर्ट था जो बस काम करता था और गायब हो जाता था। बस इतना ही पता था कि वो चाबियों का एक्सपर्ट था और किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉक की हूबहू चाबी बना सकता था। अब प्लानिंग के इस स्टेज पर टीम को बिल्डिंग का पूरा नक्शा चाहिए था ताकि वो जान सकें कि तिजोरी तक पहुंचने का सबसे सही और सुरक्षित रास्ता कौन सा है। लियोनार्डो एक बार फिर बिल्डिंग मैनेजर के पास गया। उसने बड़े आराम से कहा कि फिलहाल तो वो सिर्फ एक ऑफिस ले रहा है, लेकिन उसकी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो भविष्य में अधिक ऑफिस स्पेस लेना चाहता है। फिर उसने बड़ी सहजता से पूछा, क्या आप मुझे बिल्डिंग का फ्लोर प्लान दे सकती हैं ताकि मैं आगे की योजना बना सकूं? हैरानी की बात यह थी कि मैनेजर ने उसे सिर्फ फ्लोर प्लान ही नहीं दिया, बल्कि पूरी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स ही सौंप दिए
और इन ब्लूप्रिंट्स में तिजोरी वाला सेक्शन भी शामिल था। हाँ, इन नक्शों में सिक्योरिटी सिस्टम्स की कोई डिटेल नहीं थी, लेकिन कमरे, कॉरिडोर्स और रास्ते की पूरी जानकारी थी। और यही जानकारी लियोनार्डो और उसकी टीम के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती साबित हुई। असल में ये मैनेजर की तरफ से एक ह्यूमन सिक्योरिटी एरर थी, और ये गलती सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि लियोनार्डो बहुत भरोसेमंद और प्रोफेशनल दिखाई देता था। अब जब टीम के पास पूरी इमारत का नक्शा था, तो उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट रास्ता खोज निकाला जिससे वो बिना मेन सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गए गैरेज के जरिए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकते थे। बिल्डिंग के साइड स्ट्रीट पर एक डेडिकेटेड कार गैरेज एंट्रेंस था, जहां से वो मेन रोड पर लगे ऑटोमेटिक बैरियर्स को पूरी तरह बाईपास कर सकते थे। हालांकि गैरेज के दरवाजों पर भी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे थे, जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इस स्टेज पर लियोनार्डो को ये भी समझ में आ गया था कि टीम में एक और शख्स की ज़रूरत है जो गाड़ी चलाए और गेटअवे की जिम्मेदारी संभाले। उसने इसके लिए एक ऐसे आदमी को चुना जिस पर वो पूरी तरह भरोसा करता था, क्योंकि वो पहले भी कई बार उसके साथ काम कर चुका था। उसका नाम था हिएतानो और उसका कोडनेम था द फास्ट वन। अब तक लियोनार्डो की टीम में कुल 5 लोग शामिल हो चुके थे और हर किसी को एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान लियोनार्डो लगातार बिल्डिंग का दौरा करता रहा। उसका मकसद था उन हिस्सों तक पहुंचना जहां आमतौर पर टेनेंट्स को जाने की इजाज़त नहीं होती। इनमें से एक खास जगह थी गार्ड्स का कमरा, लेकिन यहां भी लियोनार्डो की शांत और मिलनसार पर्सनैलिटी काम आ गई। धीरे धीरे उसने सिक्योरिटी गार्ड्स से दोस्ती जैसा रिश्ता बना लिया, जिससे वो उसे बस एक सामान्य और भरोसेमंद इंसान समझने लगे। यहाँ तक कि कुछ मौक़ों पर लियोनार्डो सर्विलांस रूम तक भी पहुँच गया, जो आम टेनेंट्स के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित था। इन मुलाकातों की वजह से लियोनार्डो को गार्ड्स के रूटीन, कैमरा मॉनिटरिंग और शिफ्ट पैटर्न्स की पूरी जानकारी मिलने लगी। एक बहुत अहम बात जो उसने नोट की वो ये थी कि गार्ड्स सिर्फ ऑफिस टाइम में कैमरों पर नज़र रखते थे, यानी तब जब तिजोरी खुली रहती थी। लेकिन जैसे ही तिजोरी बंद होती और बिल्डिंग का ऑफिस टाइम खत्म होता, कोई भी उन कैमरों की निगरानी नहीं करता था। गार्ड्स को अपनी सिक्योरिटी लेयर्स पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो अलार्म खुद ही बज जाएगा। अब जब पूरी टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन पर विचार किया तो सबने एक बात पर सहमति जताई कि ये काम सिर्फ एक ही रात में पूरा करना होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 घंटे का वक्त होगा। अगर उससे ज़्यादा देर लगती तो पकड़े जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता। अब सवाल ये था, इतने कम वक्त में सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को कैसे पार किया जाए। यहीं पर द जीनियस का असली रोल सामने आया। प्लान ये बना कि चोरी वाली रात से 5 दिन पहले जीनियस अकेले ही बिल्डिंग में घुसेगा और कुछ सिस्टम्स को पहले से ही निष्क्रिय कर देगा। उसने लियोनार्डो का इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड इस्तेमाल किया और खुद को एक वर्कर के रूप में तैयार किया। जब वो बिल्डिंग पहुंचा तो उसने नाइट शिफ्ट गार्ड्स को बताया कि वो लियोनार्डो के ऑफिस में कुछ काम के लिए आया है। उसने कार्ड भी दिखाया और साथ में एक फर्जी वर्क ऑन ऑर्डर भी लाया था। चूंकि बिल्डिंग का नियम था कि जिसके पास ऑफिस और कार्ड हो वो कभी भी अंदर आ सकता है, इसलिए गार्ड्स को उस पर कोई शक नहीं हुआ। उन्होंने यही समझा कि ये कोई टेक्नीशियन है जो लियोनार्डो के ऑफिस में कुछ सेटअप करने आया है। लेकिन असल में जीनियस का टारगेट ऑफिस नहीं था। वो सीधा तिजोरी वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उस समय रात का वक्त था और गार्ड्स कैमरों की निगरानी नहीं कर रहे थे। इसलिए जीनियस के पास काम करने का पूरा समय था, बिना किसी रुकावट के। सबसे पहले उसने तिजोरी के अंदर लगे सर्विलांस कैमरों को ढक दिया ताकि उसकी हरकतें रिकॉर्ड ना हो सकें और उसकी मौजूदगी पूरी तरह से छुपी रहे। इसके बाद उसने अपने साथ लाई गई एक छोटी सी कैमरा डिवाइस को तिजोरी के ऊपर छुपाकर इंस्टॉल कर दिया। ये कैमरा उसने खास इसी मकसद के लिए खुद डिज़ाइन किया था, ताकि अगली सुबह जब गार्ड तिजोरी खोले तो कैमरा पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड कर सके, कोड डालते हुए और चाबी लगाते हुए। उसका प्लान एकदम साफ था। कोड तो वीडियो में दिख ही जाएगा और द किंग ऑफ द कीज उस वीडियो से चाबी की हूबहू कॉपी बना सकेगा। जब गार्ड तिजोरी खोलने आएगा और चाबी लॉक में डालेगा तो कैमरा उसे क्लियर एंगल से कैप्चर कर लेगा। किसी चाबी को सिर्फ वीडियो देखकर कॉपी करना, यह सुनने में पागलपन जैसा लगता है, लेकिन द किंग ऑफ द कीज को अपनी स्किल पर पूरा भरोसा था। अब अगला स्टेप था उस मैग्नेटिक सेंसर को डीएक्टिवेट करना जिसका जिक्र पहले हो चुका है। यह सेंसर तिजोरी के ऊपर कोने में लगा था, जिसमें 2 मेटल प्लेट्स जुड़ी होती थीं। अगर तिजोरी का दरवाज़ा खुलता और ये प्लेट्स आपस में अलग हो जाती तो अलार्म तुरंत बज उठता। लेकिन जीनियस ने इसे जिस तरकीब से डीएक्टिवेट किया
वही दिखाता है कि उसे जीनियस क्यों कहा जाता था। उसने एल्यूमिनियम की एक खास प्लेट तैयार की और उसे उन दोनों मैग्नेटिक पीस के ऊपर मजबूती से फिट कर दिया। इस प्लेट ने दोनों पीस को आपस में जोड़कर रखा ताकि जब वो स्क्रू निकाले तो भी सेंसर का कनेक्शन ना टूटे। अब जब उसने स्क्रू निकाले तो दोनों मैग्नेटिक पीस एक साथ प्लेट के साथ जुड़े रहे और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं हुई। मतलब ये कि अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ। सीधे शब्दों में कहें, अगर वो दोनों हिस्से अलग नहीं हुए तो सिस्टम को ऐसा ही लगेगा कि दरवाज़ा अब भी बंद है। और जैसे ही जीनियस ने ये पूरा सेटअप फाइनल कर लिया, उसने दोनों पीस को फिर से उनकी ओरिजिनल पोजीशन में टाइट कर दिया ताकि अगली सुबह जब गार्ड आए तो उसे कुछ भी अजीब न लगे। अब उसे ये भरोसा हो गया था कि चोरी वाली रात वो उन दोनों पीस को आराम से अलग कर सकेगा बिना किसी अलार्म को एक्टिव किए। इसके बाद अगला काम था उस फ्रीक्वेंसी को पहचानना जिससे गैरेज का दरवाज़ा खुलता था। जैसा कि पहले बताया गया था, बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स में टीम को यह जानकारी मिली थी कि एक साइड स्ट्रीट से बिल्डिंग के अंदर जाने वाला एक अलग गैरेज डोर मौजूद था और इसी दरवाजे से बिना मुख्य सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरे अंदर घुसा जा सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये दरवाज़ा एक खास फ्रीक्वेंसी से खुलता था और उस फ्रीक्वेंसी को पहचानना आसान नहीं था। जीनियस ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्योरिटी डिवाइसेस की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए उस डोर कंट्रोल डिवाइस तक पहुंच बनाई और आखिरकार उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया जिससे दरवाज़ा खुलता था। अब तक जीनियस ने वो सारे टास्क पूरे कर लिए थे जो उससे उम्मीद की गई थी। उसने एक छोटी सी हिडन कैमरा तिजोरी के ऊपर लगाई जिससे कोड और चाबी दोनों का क्लियर शॉट मिल सके। उसने मैग्नेटिक सेंसर को डीएक्टिवेट करने का तरीका खोजा और उस पर अमल किया और अब उसने गैरेज डोर की एक्सेस फ्रीक्वेंसी भी पता कर ली थी। इन तीनों मिशनों को पूरा करके उसने अपना काम पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब अगला स्टेप था तिजोरी के अंदर लगे उन सेंसरों को निष्क्रिय करना जिनका जिक्र पहले भी किया गया था। तिजोरी के अंदर छत से एक लाइट सेंसर लटक रहा था और दीवार के पिछले हिस्से में हीट और मोशन सेंसर एक ही डिवाइस में लगे हुए थे। टीम ने इन सेंसरों से मिलते जुलते डिवाइस मार्केट से खरीद लिए ताकि वो इन पर प्रयोग कर सकें और पता लगा सकें कि इन्हें कैसे धोखा दिया जा सकता है। कुछ ट्राई के बाद उन्होंने पाया कि अगर इस डिवाइस को एक मोटे कार्डबोर्ड बॉक्स से ढक दिया जाए तो सेंसर की तरंगें बाहर नहीं जा पाती और ऐसा लगता है जैसे वो डिवाइस वहाँ मौजूद ही नहीं है, जिससे वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। अगर वो तिजोरी के अंदर जाने से पहले सेंसर को कवर नहीं कर पाए और सेंसर ने उनकी मूवमेंट पकड़ ली तो अलार्म तुरंत बज उठता। इसलिए अब उन्हें ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वो तिजोरी में घुसने से पहले ही उस सेंसर को कम से कम थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय कर सकें ताकि अलार्म ट्रिगर ना हो और उन्हें तिजोरी के अंदर काम करने का समय मिल जाए। ये जिम्मेदारी लियोनार्डो के पास आई क्योंकि वही अकेला इंसान था जिसे आधिकारिक तौर पर तिजोरी के अंदर जाने की इजाज़त थी। इसका मतलब ये था कि पूरा ऑपरेशन तभी हो सकता था जब तिजोरी खुली हो, यानी कामकाज के घंटों में ही। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत थी। जब तिजोरी खुली होती थी तो सिक्योरिटी गार्ड्स हर मूवमेंट पर कैमरे से नज़र रखते थे। अब जो हुआ वो पूरे ऑपरेशन का सबसे नाजुक हिस्सा था। 14 फरवरी 2003 की सुबह ऑपरेशन से ठीक एक दिन पहले लियोनार्डो रोज की तरह बिल्डिंग पहुंचा। उसने अपना कार्ड स्कैन किया और तिजोरी की तरफ बढ़ा। गार्ड्स को कार्ड दिखाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार करता था, लेकिन इस बार उसकी स्लीव के नीचे एक हेयर फिक्सेटिव स्प्रे छुपा हुआ था। जब वो तिजोरी के अंदर अपने बॉक्स के पास पहुंचा तो वहीं पास में एक सेंसर डिवाइस लगी थी। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो हल्का स्ट्रेच कर रहा हो और उसी दौरान धीरे धीरे उस सेंसर पर स्प्रे कर दिया। उसकी हर हरकत बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, लेकिन एक गार्ड जो कैमरे पर निगरानी कर रहा था उसे लियोनार्डो की यह हरकत थोड़ी अजीब लगी। वो कंट्रोल रूम से निकलकर खुद तिजोरी तक आ गया। जैसे ही गार्ड पास पहुंचा, लियोनार्डो ने बिल्कुल कैजुअली बाल ठीक करने की एक्टिंग की, जैसे उसी के लिए वो झुका हुआ था। उसका अंदाज इतना कन्विंसिंग था कि गार्ड ने कुछ नहीं पूछा और उसे जाने दिया। इस तरह लियोनार्डो उस नाजुक सिचुएशन से बच निकला बिना शक पैदा किए। अब सेंसर पर स्प्रे हो चुका था और उसकी कार्यक्षमता काफी कमजोर पड़ चुकी थी। वो पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, लेकिन इतना जरूर था कि बाद में टीम उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स से कवर कर सके बिना अलार्म ट्रिगर हुए। ऑपरेशन की सारी तैयारियां अब पूरी हो चुकी थीं और उसी रात, यानी चोरी से ठीक एक रात पहले, पूरी गैंग लियोनार्डो के अपार्टमेंट में इकट्ठा हुई। वो अपार्टमेंट उसी इलाके में था जिसे डायमंड कैपिटल कहा जाता है, एंटवर्प। सब लोग साथ बैठे, इटालियन खाना खाया
और अपने टूल्स, प्लान और टाइमिंग की आखिरी बार पुष्टि की। हर कोई अब पूरी तरह तैयार था और उनके अंदर का जोश अब अपने चरम पर था। जिस दिन का वो महीनों से इंतजार कर रहे थे वो आ चुका था। शनिवार 15 फरवरी 2003। उस रात पेट्रो, जिसे फास्ट वन कहा जाता था, सबको अपनी कार में लेकर निकला। उसकी जिम्मेदारी थी गैंग को लोकेशन तक पहुंचाना। उन्होंने मुख्य सड़क को छोड़कर एक साइड रोड पकड़ी जो सीधा उस गैरेज के दरवाजे तक जाती थी। और जैसा कि पहले तय हुआ था, जीनियस ने जो फ्रीक्वेंसी पकड़ी थी उसी से उन्होंने वो दरवाज़ा खोल लिया। अब वे बिल्डिंग के अंदर थे, गैरेज के रास्ते। लेकिन असली रास्ता अभी बाकी था। अब सामने थे कई सिक्योरिटी डोर्स जो तिजोरी तक पहुंचने के लिए पार करने थे। ये दरवाजे बंद थे, लेकिन गैंग पहले ही इसका हल निकाल चुकी थी। उन्होंने पहले ही वही ब्रांडेड लॉक्स खरीदे थे जो बिल्डिंग के ज़्यादातर दरवाजों में इस्तेमाल होते थे। और फिर द किंग ऑफ द कीज ने उन लॉक सिस्टम्स के लिए एक मास्टर की बनाई थी जो ज़्यादातर दरवाजों को बिना किसी रुकावट के खोल सकती थी। अब गैंग एक एक करके हर दरवाज़ा खोलती गई, हर फ्लोर पार किया, हर कॉरिडोर से गुजरी और धीरे धीरे तिजोरी के रूम तक पहुंच गई। अब शुरू हुआ असली काम। सबसे पहले उन्होंने तिजोरी रूम में लगे कैमरे को कवर किया ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो। फिर बारी आई उस मैग्नेटिक सेंसर सिस्टम की जो अलर्ट हो जाता तो अलार्म तुरंत बज उठता। जैसा कि पहले बताया गया था, जीनियस ने इसके लिए एक खास एल्यूमिनियम प्लेट बनाई थी। उसने दोनों मैग्नेटिक पीस को इस तरह जोड़ा था कि उन्हें अलग किए बिना एक साथ निकाला जा सके। गैंग ने धीरे धीरे स्क्रूज ढीले किए और दोनों पीस को एक साथ हटा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लान किया गया था। सेंसर ने कोई अलार्म ट्रिगर नहीं किया, मतलब सुरक्षा की पहली परत गिर चुकी थी। अब बारी थी दूसरे स्टेप की, कोड डालने की। ये जिम्मेदारी थी द मॉन्स्टर की। पिछली घुसपैठ के दौरान जीनियस ने जो सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल किया था उसने गार्ड को कोड डालते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसी फुटेज की मदद से द मॉन्स्टर ने 4 अंकों का कोड डाला जहां हर अंक 2 डिजिट का था। जैसे ही सही कोड डाला गया, तिजोरी का वो पोर्शन अनलॉक हो गया जहां चाबी डालनी होती थी। अब अगला कदम था उस चाबी का इस्तेमाल करना जिसे किंग ऑफ द कीज ने कैमरा फुटेज देखकर तैयार किया था। ये कोई आम चाबी नहीं थी, इसे बनाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन किंग ऑफ द कीज को अपनी कला पर भरोसा था। उसने चाबी स्लॉट में डाली, लेकिन जैसे ही उसे घुमाने की कोशिश की गई, सबके चेहरे सख्त हो गए। चाबी काम नहीं कर रही थी। सोचिए, महीनों की प्लानिंग, बार बार बिल्डिंग में घुसना, सुरक्षा सिस्टम को समझना, सेंसर को डिसेबल करना, और अब जब मंजिल बस एक घुमाव दूर थी तो चाबी ही फेल हो गई। किसी और के लिए यह पल तबाही का होता, लेकिन लियोनार्डो अलग था। वो इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। वो इतने वक्त से सिर्फ प्लान नहीं बना रहा था, बल्कि गार्ड्स की हर हरकत को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। वो उनके टाइमिंग, रूटीन और आदतों को समझ रहा था। उसे एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि असली चाबी किसी हाईटेक लॉकर में नहीं रखी जाती, बल्कि एक आम से सेफ में, पास के कमरे में। बस फिर क्या था, गैंग तुरंत उस कमरे में गई, सेफ को तोड़ा और वहाँ से असली चाबी निकाल ली। यही वो सिक्योरिटी फ्लॉ था जो सिर्फ महीनों की पैनी नज़र और सब्र से पकड़ में आया था। अब उनके पास असली चाबी थी, लेकिन तिजोरी खोलने से पहले एक और काम बाकी था। वॉल्ट की लाइट बंद करनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर लगे लाइट सेंसर अगर एक्टिव हो जाते तो अलार्म ट्रिगर हो सकता था। बहुत संभव है कि गैंग ने नाइट विजन गॉगल्स या ऐसी कोई डिवाइस इस्तेमाल की हो जिससे अंधेरे में भी उन्हें साफ दिखाई दे। अब असली तिजोरी का दरवाज़ा खोला गया और उसके अंदर का डे डोर भी, जो टेनेंट्स के यूज़ के लिए होता था। सबसे पहले जो अंदर गया वो था मॉन्स्टर, गैंग में सबसे लंबा और ताकतवर। वो एकदम धीरे चला, हाथ में टेप था जिससे उसे छत पर लगे लाइट सेंसर को कवर करना था। इसके बाद अगला टास्क था दीवार पर लगे मोशन और हीट सेंसर को निष्क्रिय करना। अच्छी बात यह थी कि लियोनार्डो पहले ही उन पर हेयर स्प्रे कर चुका था, जिससे उनकी कार्यक्षमता काफ़ी घट चुकी थी। लेकिन अंदर कई लोगों की मौजूदगी, उनकी हरकतें और कमरे में बढ़ती हुई गर्मी किसी भी वक्त सेंसर को ट्रिगर कर सकती थी, और अगर ऐसा होता तो अलार्म तुरंत बज उठता। अब उन्हें उस सेंसर को पूरी तरह से कवर करना था और इसके लिए उन्होंने एक सटीक प्लान पहले से तैयार कर रखा था। टीम के पास एक एक्सटेंडेबल स्टिक थी, ठीक किसी सेल्फी स्टिक की तरह, जिसके सिरे पर उन्होंने पहले से ही एक कार्डबोर्ड बॉक्स मजबूती से अटैच कर रखा था। अब बहुत ही धीरे, पूरी सावधानी और सटीकता के साथ उन्होंने उस बॉक्स को सेंसर की ओर बढ़ाना शुरू किया। हर मूवमेंट नर्म और कंट्रोल में था, न कोई तेज़ हलचल, न कोई आवाज़, ताकि कैमरा या सेंसर का कोई हिस्सा अचानक एक्टिव ना हो जाए।
जैसे ही कार्डबोर्ड बॉक्स सेंसर के पास पहुंचा, टीम का एक सदस्य आगे बढ़ा और अपने हाथ से बॉक्स को दीवार पर मजबूती से चिपका दिया, इस यकीन के साथ कि सेंसर अब चारों तरफ से पूरी तरह ढक चुका है। इसके बाद उन्होंने टेप से उस बॉक्स को दीवार पर फिक्स कर दिया और अब उन्हें पूरा भरोसा था कि सेंसर पूरी तरह निष्क्रिय हो गया है। इस तरह तिजोरी की सारी सुरक्षा परतें अब एक एक करके खत्म हो चुकी थीं। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बचा था और वो था सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलना। तिजोरी के अंदर कुल 190 बॉक्स थे। हर एक में किसी न किसी का कीमती खजाना छुपा हुआ था। लियोनार्डो को इन बॉक्सेस की बनावट की गहरी समझ थी, क्योंकि जब भी वो अपने बॉक्स के पास जाता, वो सिर्फ अपना काम नहीं करता था, बल्कि बाकी डिब्बों का भी बारीकी से निरीक्षण करता था। वो ध्यान से देखता कि लॉक कैसे लगे हैं, बॉक्स की फ्रेमिंग कैसी है और कौन सी जगह से बॉक्स को खोला जा सकता है। उसे ये भी पता था कि भले ही इन बॉक्सेस के लॉक मजबूत लगते थे, लेकिन उनमें एक छोटी सी प्लास्टिक की सपोर्टिंग पीस होती थी, जो असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यही वो पॉइंट था जहां से गैंग ने काम शुरू किया। उन्होंने एक खास डिवाइस बनाया था जो बॉक्स के लॉक पर एकदम सटीकता से फिट हो सकता था। इसका डिज़ाइन इतना परफेक्ट था कि हर स्क्रू और मूवमेंट को ये मिलीमीटर के लेवल पर मैच करता था। इस डिवाइस का पूरा डिज़ाइन लियोनार्डो ने खुद तैयार किया था, अपनी हर विजिट के दौरान नोट की गई डिटेल्स के आधार पर। अब गैंग ने उस डिवाइस को लॉक पर सेट किया और प्लायर की मदद से स्क्रू को धीरे धीरे घुमाया, जब तक कि लॉक की टेंशनल स्ट्रेंथ टूट न गई। फिर बॉक्स खुल गया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलने शुरू कर दिए। हर बॉक्स के अंदर उन्हें कुछ न कुछ बेशकीमती मिला। कुछ में कैश था, कुछ में गोल्ड कॉइन्स, लेकिन सबसे कीमती चीज़ थी डायमंड्स। उन्हें देखकर गैंग को साफ पता चल गया, उन्होंने आखिरकार वो हासिल कर लिया है जिसके लिए उन्होंने पूरे 2 साल लगाए थे। वही चीज़ जिसके लिए प्लानिंग हुई, रिस्क लिया गया और महीनों की मेहनत झोंकी गई। गैंग के हर सदस्य ने उन डायमंड्स को ऐसे समेटना शुरू किया जैसे कोई किसान अपनी सबसे बेहतरीन फसल काट रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे बैग्स हीरों से भर दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक मुट्ठी डायमंड्स भी लाखों नहीं, करोड़ों की कीमत रखते हैं। उन्होंने जितना उठा सकते थे उतना उठा लिया। उनके अनुमान के मुताबिक जो लूट उनके पास थी उसकी वैल्यू थी करीब $100 मिलियन। अगर उसी रकम को आज की महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो वो और भी ज़्यादा होती। उन्होंने करीब 190 बॉक्सेस में से लगभग 100 बॉक्स ही खोले थे, बाकी को जानबूझकर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा भरने की लालच उनके लिए बोझ बन सकती थी। भागते वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत थी स्पीड और मोबाइलिटी। अब वक्त था वहाँ से निकलने का, लेकिन उससे पहले उन्हें एक आखिरी ज़रूरी काम करना था, सारे सबूत मिटाना। वो सीधा पहुंचे बिल्डिंग के सर्विलांस रूम में, जहां सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग टेप्स रखी जाती थी। उन्होंने एक एक करके पिछले 1 हफ्ते की सारी फुटेज निकाल ली, हर कैमरे की, हर एंगल की। वो टेप भी उन्होंने हटा दी जिसमें जीनियस अकेले बिल्डिंग में घुसकर सिस्टम को डिसेबल करता दिख रहा था, क्योंकि वही फुटेज पूरे ऑपरेशन को उनके नाम से जोड़ सकती थी। ये एक पूरी तरह कैलकुलेटेड और स्मार्ट मूव था, जिसने पुलिस की जांच को पहले ही ब्लाइंड बना दिया। इसके बाद गैंग वापस गैरेज की ओर लौटी, जहां पेट्रो दी फास्ट 1 कार लेकर उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपने सारे बैग्स, टूल्स और लूट को कार के ट्रंक में रखा और तुरंत वहां से निकल गए। पूरा ऑपरेशन खत्म होने में लगभग 5 घंटे 30 मिनट लगे। सुबह के करीब 6 बजे वो लियोनार्डो के अपार्टमेंट पहुंचे और वहां का नज़ारा कुछ और ही था। टेबल पर फैले थे लूट से भरे बैग्स, डायमंड्स की चमक, कैश की गड्डियां, गोल्ड और गहनों का ढेर। चारों तरफ वो लोग खड़े थे जो अभी अभी इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करके लौटे थे। उनके चेहरों पर जीत की चमक थी, लेकिन उसके साथ साथ एक हल्का डर भी। उन्हें अब पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो किया है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी और ये कहानी सालों तक सुनाई जाती रहेगी। हीरे, सोना, कैश, गहने, सब कुछ अब उनके हाथ में था। अब उन्होंने लूट को गिनना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उसे बांटा गया। हर सदस्य को उसका हिस्सा मिला। अपार्टमेंट से निकलने से पहले गैंग ने यह पक्का कर लिया था कि वो कोई भी ऐसा सुराग पीछे न छोड़ें जिससे पुलिस उन तक पहुंच सके। उन्हें पूरा अंदाजा था कि किसी न किसी दिन पुलिस इस फ्लैट तक जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने हर चीज को साफ करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने कचरे पर दिया, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मौजूद हो सकते थे। उन्होंने अपार्टमेंट के हर कोने को छाना,
हर छोटी से छोटी चीज़ चेक की, हर सबूत, हर निशान, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अगला स्टेप था बेल्जियम से बाहर निकलना। उन्हें भरोसा था कि पुलिस जल्द ही बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी और अगर पकड़े गए तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन उनके पास एक प्लान था। उन्हें पता था कि बेल्जियम और इटली के बीच कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी। इसका मतलब अगर बेल्जियम की पुलिस उन्हें पहचान भी लेती तो भी इटली उन्हें वापस सौंपने को मजबूर नहीं होती। कम से कम उनका यही मानना था। रविवार 16 फरवरी 2003 यानी चोरी के अगले दिन गैंग ने फैसला किया कि अब सबको अलग अलग निकलना होगा। हर कोई अपने रूट से इटली लौटेगा ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन दो लोग साथ रहे, लियोनार्डो ऑपरेशन का लीडर और पिएत्रो जिसे द फास्ट वन कहा जाता था। दोनों ने अपने हिस्से की लूट कार में रखी और साथ में वो कचरा भी रखा जो उन्होंने अपार्टमेंट से इकट्ठा किया था। इरादा था कि रास्ते में कहीं जाकर उसे ठिकाने लगा दिया जाएगा। रात का सफर शुरू हुआ, लेकिन तभी पिएत्रो थोड़ा बेचैन लगने लगा। वो बार बार पीछे देख रहा था, हर रियर व्यू मिरर में झांकता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने लियोनार्डो से बहस शुरू कर दी। हमें अभी और इसी वक्त ये कचरा फेंक देना चाहिए। लियोनार्डो ने उसे समझाने की कोशिश की। घबराओ मत, बस कोई सही जगह तलाशनी है जहां बिना शक के ये सब फेंका जा सके। लेकिन पिएत्रो की बेचैनी अब हद पार कर चुकी थी। वो बार बार कह रहा था, अभी फेंकते हैं, जल्दी से कर लो ये काम। लियोनार्डो को अब महसूस होने लगा था कि अगर ये टेंशन ऐसे ही बनी रही तो बात कहीं ज्यादा बिगड़ सकती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे, एक जंगल के किनारे। लियोनार्डो ने गाड़ी रोकी और कहा, तू यहीं गाड़ी में रुक, मैं अंदर जाकर सही जगह देख कर आता हूं। वो जंगल में थोड़ी दूर तक गया और वहां उसे एक सिक्लूडेड जगह मिली जहां कोई आता जाता नहीं था। उसने सोचा, यहीं सब कुछ फेंक देंगे, कोई नहीं पाएगा। लेकिन गाड़ी में बैठा पिएत्रो अब और इंतजार नहीं कर सका। वो बाहर निकला और जो कचरा था उसे गाड़ी के पास बने एक पुल से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। वो जगह एकदम रोड के पास थी, ना छुपी हुई ना सेफ। जब लियोनार्डो वापस लौटा और ये मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। सीसीटीवी कैमरों की टेप्स पेड़ों पर लटकी थीं, कागज इधर उधर उड़ रहे थे, कुछ दस्तावेज जमीन पर बिखरे पड़े थे। उसे उसी वक्त समझ में आ गया कि अब इसे वापस समेटना नामुमकिन है। उसने पिएत्रो की मदद की और जो कुछ बचा था उसे भी और ज्यादा बिखरा दिया ताकि ये सब इतना फैल जाए कि पहचानना मुश्किल हो जाए। लियोनार्डो ने खुद को दिलासा दिया, शायद कोई इसे ढूंढेगा ही नहीं, और अगर ढूंढ भी लिया तो तब तक ये सब गल सड़ चुका होगा। इसके बाद दोनों ने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। वे वापस ड्राइव पर लौटे और धीरे धीरे बेल्जियम को पीछे छोड़ते हुए इटली की ओर बढ़ गए, अपने साथ लेकर इतिहास की सबसे बड़ी हीरा चोरी का माल। अगली सुबह सोमवार 17 फरवरी 2003 जब वीकेंड के बाद डायमंड बिल्डिंग के कर्मचारी वापस लौटे तो कुछ ही देर में वहां अफरा तफरी मच गई। सेफ के जिम्मेदार गार्ड ने जैसे ही लॉक खोला और तिजोरी का दरवाजा खोला, उसका चेहरा जर्द पड़ गया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। पूरी तिजोरी अस्त व्यस्त पड़ी थी, बॉक्स खुले हुए थे, जमीन पर कागज और दस्तावेज बिखरे थे और कई महंगे गहने इधर उधर पड़े हुए थे। शायद चोर उन्हें उठाने का वक्त नहीं निकाल पाए। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और मौके पर पहुंची एक स्पेशल यूनिट, डायमंड पुलिस। यूनिट ने पहली ही नजर में समझ लिया, यह काम किसी आम चोर का नहीं है। तिजोरी की जितनी परतें थीं उन्हें इतनी सटीकता से बाईपास किया गया था कि यह बिना अंदरूनी जानकारी के संभव ही नहीं था। जैसे जैसे जांच शुरू हुई, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई रिकॉर्डिंग, ना कोई चेहरा, ना कोई क्लू। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह किसी शौकिया गैंग का काम नहीं, ये एक बेहद प्रोफेशनल, सावधान और तेज दिमाग गैंग थी जो अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती। लेकिन उसी वक्त शहर से थोड़ी दूरी पर एक दूसरी कहानी चल रही थी। एक बूढ़ा रिटायर्ड आदमी हर रोज की तरह सुबह की सैर पर निकला था। वो अक्सर उस जंगल में टहलता था जहां लियोनार्डो और पिएत्रो ने चोरी के बाद अपना कचरा फेंका था। वो पेड़ों के बीच चल रहा था जब उसकी नज़र एक कचरे के ढेर पर पड़ी। वो बड़बड़ाया, लोग कुदरत को क्यों गंदा कर देते हैं? लेकिन तभी उसकी नज़र कचरे में पड़े एक पेपर पर गई। उस पर साफ लिखा था, एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर। उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा। उसे याद आया, सुबह सुबह ही उसने अपनी पत्नी से सुना था कि शहर में करोड़ों की हीरों की चोरी हुई है। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसने बिना देर किए सीधे पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम जंगल में पहुंच गई।
जहां एक बुजुर्ग आदमी ने कचरे की सूचना दी थी। वो एक एक चीज को ध्यान से देखने लगे और जो मिला वो किसी बड़े मास्टर प्लान का सबूत था। सबसे पहले उन्हें कुछ सीसीटीवी टेप्स मिली। दुर्भाग्य से टेप्स डैमेज थीं, जिससे उन्हें चलाना मुश्किल था। दूसरी चीज, कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले जो आमतौर पर ज्वेलरी में बड़े हीरों के चारों तरफ लगाए जाते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे अहम थी, एक बिजनेस कार्ड। उस कार्ड पर नाम था, फोन नंबर था और पता भी, और वो नाम था जीनियस, वही आदमी जिसने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया था। इसके अलावा उन्हें एक फर्जी वर्क परमिट मिला जो उसी ने इस्तेमाल किया था बिल्डिंग में घुसने के लिए। उसमें लिखा था कि वो लियोनार्डो के ऑफिस में काम करता है। अब पुलिस को धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ दिखाई देने लगी। लियोनार्डो, जिसने उस बिल्डिंग में एक ऑफिस किराए पर लिया था, वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने रिकॉर्ड्स खंगाले और एक और बड़ी बात सामने आई। पिछले 3 सालों में लियोनार्डो के उस ऑफिस से कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, वॉल्ट के जितने भी सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़े गए थे, उनमें सिर्फ लियोनार्डो का बॉक्स बिल्कुल सही सलामत था। यानी चोरों को पहले से पता था कि उसमें कुछ नहीं है। इतनी सावधानी के बावजूद यही एक बात सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित हुई। अब पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था कि लियोनार्डो इस चोरी में शामिल है। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि लियोनार्डो अब इटली में था और इटली का बेल्जियम के साथ कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी। यानी बेल्जियम की पुलिस उसे चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इधर पुलिस थक चुकी थी, तफ्तीश ठंडी पड़ने लगी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। लियोनार्डो, जो चोरी के बाद इटली में छिपा बैठा था, वापस एंटवर्प लौट आया। उसे यकीन था कि उसने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। शायद यही यकीन अब घमंड बन चुका था। लियोनार्डो दोबारा उसी शहर लौट आया, एंटवर्प, जहां से ये पूरी चोरी शुरू हुई थी। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा भी थे। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। अगर अपार्टमेंट या ऑफिस में कुछ भी ऐसा बचा हो जो पुलिस को सुराग दे सकता है, तो उसे फौरन खत्म कर देना। उसने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, जितना भी फालतू सामान है सब फेंक दो, चाहे कूड़े में ही क्यों न डालना पड़े। उधर लियोनार्डो खुद डायमंड बिल्डिंग पहुंचा, उसी पुराने एंट्री कार्ड के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने एंट्री ली तो सामने बैठे गार्ड ने उसे हैरानी से घूरना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स पर इतना शक है वो इतनी आसानी से वापस लौट आया। कुछ ही देर में बिल्डिंग की मैनेजर को इसकी खबर दी गई। वही मैनेजर जिसे लियोनार्डो पहले चमक दमक और चालाकी से अपनी तरफ कर चुका था, लेकिन इस बार रोल्स बदल चुके थे। अब वो मैनेजर लियोनार्डो से बात करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि पुलिस को पहुंचने का समय मिल जाए। और अचानक डायमंड पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। लियोनार्डो चौंक गया, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। अब उसे समझ में आ गया था इस बार उसे ट्रैप किया गया है। लेकिन उसने तुरंत मासूमियत का नाटक शुरू कर दिया, जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। इन्वेस्टिगेटर्स ने पूछताछ शुरू की। पहला सवाल था, तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है? लियोनार्डो ने टालने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी और बेटा वहीं पर हैं और सबूत मिटा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे पुलिस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो उसने अपार्टमेंट का पता बता दिया। पुलिस की एक दूसरी टीम को तुरंत उस लोकेशन पर भेजा गया, रेड मारने के लिए। जब वो टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि लियोनार्डो की पत्नी और बेटा एक गद्दा, मैट्रेस सीढ़ियों से नीचे खींचते हुए बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले कि वो उसे बाहर फेंक पाते, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिर शुरू हुई अपार्टमेंट की तलाशी और तभी हाथ लगे कई अहम सुराग। सबसे पहले कुछ अनमार्क्ड सिम कार्ड्स मिले। इन पर कोई नाम नहीं था, लेकिन नंबर ट्रैक किए जा सकते थे। टेलीकॉम कंपनी की मदद से यह कंफर्म हुआ कि उन्हीं में से एक सिम कार्ड ठीक उसी वक्त डायमंड बिल्डिंग के अंदर एक्टिव था जब चोरी हो रही थी। दूसरा बड़ा सबूत कुछ छोटे छोटे रत्न, गेमस्टोन्स थे जो आमतौर पर महंगे जेवरों की सजावट में लगाए जाते हैं। पुलिस ने उन छोटे रत्नों को जंगल से मिले कचरे में मिले अन्य रत्नों से मैच किया और दोनों पूरी तरह आइडेंटिकल निकले। अब उनके पास था एक इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ, ऐसा सबूत जिसे नकारा नहीं जा सकता था। अब जब लियोनार्डो पुलिस की कस्टडी में था, बेल्जियन अथॉरिटीज ने इटली सरकार से आधिकारिक सहयोग मांगा और हैरानी की बात यह थी, इस बार इटली ने सहयोग किया। उन्होंने टुरिन शहर में लियोनार्डो के घर पर छापा मारा। घर की तलाशी के दौरान एक छोटा सा सेफ मिला जिसमें हीरों का एक कलेक्शन रखा था। कुल 17 हीरे थे। उनमें से एक पर सीरियल नंबर था।
जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि वो डायमंड उसी वॉल्ट से चुराया गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, लियोनार्डो अब ऑफिशियली उस $100 मिलियन की चोरी से जुड़ा हुआ था। उसे बेल्जियम में फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके खिलाफ एक बेहद स्ट्रांग केस तैयार था, लेकिन लियोनार्डो ने अपने किसी भी साथी का नाम नहीं लिया। फिर भी पुलिस के पास इतने सारे इनडायरेक्ट और फोरेंसिक सबूत थे कि धीरे धीरे सब सामने आने लगा। हर एक गैंग मेंबर ने कहीं ना कहीं डीएनए ट्रेसेस या दस्तावेज छोड़ दिए थे जिससे उनकी पहचान हो गई। और भले ही बेल्जियम और इटली के बीच एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, फिर भी इटालियन पुलिस ने सहयोग दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया। जीनियस इलियो, मॉन्स्टर फर्नांडो और फास्ट ड्राइवर पेत्रो, सभी को पकड़ लिया गया। लेकिन एक शख्स अब भी गिरफ्त से बाहर है, किंग ऑफ कीज। उसका असली नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। बस एक चीज तय है, वो वॉल्ट के अंदर मौजूद था क्योंकि डीएनए वहां से मिला था। अब बात करते हैं सजा की, और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बेल्जियम के कानून में चोरी की सजा बहुत हल्की मानी जाती है, चाहे कोई एक सेब चुराए या $100 मिलियन। अगर चोरी बिना हिंसा के की गई हो तो अधिकतम सजा सिर्फ 5 साल होती है, और यही कानून इस केस में भी लागू हुआ। लियोनार्डो, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, उसे मिली सिर्फ 5 साल की सजा, वही मैक्सिमम जो मिल सकती थी, और उसके बाकी 3 साथियों को सिर्फ 6 महीने की जेल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनसे कभी भी चोरी का माल वापस नहीं लिया गया। यानी उन्होंने जो $100 मिलियन की लूट की थी, वो पूरी की पूरी रकम उनके पास ही रही। 2008 और 2009 तक सारे गैंग मेंबर जेल से बाहर आ चुके थे। उसके बाद शायद उन्होंने उस दौलत से एक ऐसा जीवन शुरू किया जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। 2017 में लियोनार्डो की एक तस्वीर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं जानता कि वो और उसके साथी अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किस नाम से जी रहे हैं। शायद उन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से छुपा दिया कि अब उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन है। और इसी के साथ खत्म होती है एक सच्ची कहानी, एक ऐसी चोरी की जिसने दुनिया भर को चौंका दिया था। अगर ये केस आपको चौंकाने वाला लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका क्या सोच है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी YT।